नमस्कार दोस्तों, आज से हम करने जा रहे हैं 71वीं बीपीएससी के लिए घटना चक्र का रिवीजन। तो आज हम पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास के बारे में। प्राचीन इतिहास में जो पहला टॉपिक है उसका नाम है पाषाण काल। तो दरअसल हम जब पाषाण काल के बारे में देखेंगे तो देखते हैं कि किस तरीके से पाषाण काल में कितने क्वेश्चन कहाँ से आए हुए हैं। तो इसका हम रिविज़न करने जाएंगे, देखते हैं कि कहाँ कहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, अन्यथा आप रिवीजन ये करने के दौरान ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे, केवल क्वेश्चंस को देखते रहेंगे कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, इसके बारे में बताना है। तो आपको बता दूं कि भारत में कृषि के और पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। तो इसका आंसर होगा मेहरगढ़। ये जो क्वेश्चन है ये 74वां बीपीएससी में पूछा गया था प्री 2018 में। ठीक, चलिए हम शुरू करते हैं और आगे। हाँ, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। यानी कि कैल्कोलिथिक युग किसे कहा जाता है, कैल्कोलिथिक युग कहते हैं ताम्रपाषाण को। हाँ, इसके साथ ही और भी आंसर के डिस्कशन देख लेते हैं कि कैसे कहते हैं। ताम्रपाषाण युग को कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। जिन संस्कृतियों में तांबे के औजारों के साथ ही पत्थर के बने हुए उपकरणों का प्रचलन मिलता है उन्हें प्रायः ताम्रपाषाणिक संस्कृतियाँ कहा जाता है। अब हम बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ। दरअसल प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ, तो आप सबको मैं बता दूं, जो शुरुआत हुआ था मानवों के रहने का वो किसी न किसी नदी से हुआ था। तो हमारे पास में ऑप्शन जो है वो गंगा, यमुना, और जो हमारे पास में ऑप्शन आता है उस ऑप्शन में हमारे पास में क्या है, पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। गंगा, यमुना, नर्मदा, ताप्ती घाटी, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ये हमारे पास में ऑप्शन है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, सी, यानी कि नर्मदा नदी घाटी। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी से अवस्थित हथनौड़ा नामक पुरास्थल से प्राप्त हुआ। इसकी खोज पुरातत्वविद और सोनकिया द्वारा वर्ष 1982 में किया गया था। अब मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि और क्या हुआ था। हथनौड़ा से पहली बार मानव के हत्या के भी साक्ष्य मिलते हैं। आपने अगर कभी पढ़ा होगा तो ज़रूर हथनौरा आपने पढ़ा होगा, तो हथनौरा से इनके भी साक्ष्य मिलते हैं। अब बात करते हैं भीमबेटका। हाँ, भीमबेटका काफ़ी फेमस है। भीमबेटका गुफा जो है यूनेस्को के द्वारा कब उनके यूनेस्को में लिखा गया था, तो आपको पता होना चाहिए। यूनेस्को के से इसको कंपेयर करके पढ़ना है भीमबेटका के बारे में। तो निम्नलिखित में से किस राज्य में भीमबेटका स्थल स्थित है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब। तो इसका आंसर जो है वो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में भीमबेटका है। तो इसके बारे में आपको बढ़िया तरीके से पता होना चाहिए। जो क्वेश्चन है बीपीएससी CDPO 2009 में पूछा गया है। किसी भी क्वेश्चन को ये लेकर ना चले कि कौन सा क्वेश्चन कब पूछा गया, रिवीजन करते रहें, इससे आपको अपने बारे में पता चलेगा। और कोई सा भी क्वेश्चन हो सकता है कि रिपीट होगा। हम देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन बीपीएससी में रिपीटेड मिलते हैं। तो अगर रिवीजन करके जाएंगे तो हो सकता है कि 10-15 क्वेश्चन इससे आ जाए। ना 10-15 से 5 क्वेश्चन भी अगर मिल जाते हैं तो बहुत बेहतर रहेगा, और आपको अपने रिवीजन के बारे में पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए, सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है और नीचे सूचियों के कोड का उपयोग करके सही उत्तर बताना है। नवपाषाण काल स्थल और नवपाषाणकालीन स्थलों के स्थान, तो देखेंगे कि कौन सा स्थान कहाँ से मिलेगा। तो आइए, हाँ, उतनूर जो है वो कहाँ पे मिलेगा। उतनूर का मैं आपको बता देता हूँ, उतनूर जो है तेलंगाना में मिलेगा। और उसके बाद में चिरांद जो है, चिरांद की अगर हम बात करेंगे तो जो चिरांद है वो बिहार में है। ठीक, जो बिहार से वो जानते होंगे। और उसके बाद में हम बात करते हैं गुफकराल। गुफकराल जो है हमारा जो है ये कश्मीर में पाया जाएगा। कश्मीर में मिलता है ये जगह। पल्ली जो है वो हमारा तमिलनाडु में है। नाम से भी आपको थोड़ा अंदाज़ा लग रहा हो कि ये हमारा कहाँ पे, तो ये जो हमारा है तमिलनाडु में है। तो आइए इसका जो आंसर सही होगा वो कौन सा होगा, सी। ठीक, हाँ, हमारा अगला क्वेश्चन है 6 नंबर का। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। सेम लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह ही है। तो आइए हम देखते हैं कि इसमें हमारे को क्या करना है। इसमें हमारे पास में ये कुछ स्थल दिए हुए हैं और इसके बगल में ये कौन सी नदियों के पास में ये है, इसके बारे में हमें बताना है। तो चलिए हम बताते हैं इसके बारे में। आहाड़ जो हमारा है, पहला जो हमारे पास में है, इसका जो ऑप्शन है ये कहाँ पे है, तो आहाड़ जो है हमारा
ये बनास नदी के पास में पड़ेगा। और उसके बाद में कायथा है, कायथा जो हमारा ये पड़ेगा काली सिंध के पास में, काली सिंध जो है। उसके बाद में स्वालदा, स्वालदा जो स्थल है ये हमारा पड़ेगा, स्वालदा स्थल जो है हमारा पड़ेगा कहाँ पे, तो ये पड़ेगा ताप्ती नदी के पास में। इसके बाद में हम बात करते हैं, सॉरी ताप्ती के पास होगा, ताप्ती। हाँ, मालवा जो है हमारा नर्मदा के पास में पड़ेगा, मालवा जो है आपने कई बार पढ़ा होगा मालवा के बारे में, ठीक। अभी तक हम देख रहे थे कि पाषाण युग के बारे में। अब पाषाण युग के बाद अगला जो टॉपिक आता है वो आता है सैंधव सभ्यता। सैंधव सभ्यता मतलब कि एक तरह से हम सैंधव सभ्यता की अगर हम बात करते हैं तो सैंधव सभ्यता में हम किसकी बात करेंगे, देखते हैं कि हम सैंधव सभ्यता में हम क्या क्या देखते हैं। सैंधव सभ्यता एक तरह से हड़प्पा काल की बात हो रही है, तो हड़प्पा काल में हम देखेंगे कि कौन कौन से काल की हम बात करते हैं। हड़प्पा मतलब हड़प्पा सभ्यता की आपने बात करी होगी तो 12th क्लास में आपने पढ़ा होगा, या आपने प्रैक्टिस के दौरान आपने कई बार हड़प्पा के बारे में देखा होगा, जिसमें हम पढ़ेंगे मोहनजोदड़ो के बारे में, ठीक। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है हम उसको क्वेश्चंस को देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, पहले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। तो सिंधु सभ्यता जो है हम उसकी बात करें, ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, उत्तर ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक, अच्छा इनका मतलब क्या होता है, ये सब साक्ष्य के ऊपर में निर्भर करते हैं कि कौन सा काल किस में जाएगा। तो सिंधु सभ्यता जो है यहाँ से हमें पूरे तरीके से साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं, ठीक। हम पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भर है और अभी तक हमें लिखित साक्ष्य जो प्राप्त हुए उसको हमने अभी पढ़ा नहीं है, तो इसको हम किस में डालेंगे, आधे ऐतिहासिक काल। क्यों, क्योंकि अभी तक हम इसको पढ़ने में सक्षम नहीं है। हाँ, जिस दिन हमने इसको पढ़ लिया उस दिन हम इसको हम आधे ऐतिहासिक में से हटा देंगे, ठीक। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं, अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन कौन सा है। हाँ, सेकंड नंबर पे आते हैं, हम इसको बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। अच्छा पढ़ते हैं, पक्की ईंट से बनी इमारत, प्रथम असली मेहराब, पूजा स्थल, कला और वास्तुकला। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन होंगे क्योंकि यहाँ पे पक्की ईंटों से बने हुए भी मिले हुए थे, ठीक। पूजा स्थल भी था, कला और वास्तुकला भी था, तो इसके आंसर जो होंगे एक से अधिक होंगे। तो इसका जो ऑप्शन होगा ई होगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक सही कर लेना कि यहाँ से पूजा स्थल के साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए थे, ठीक है। तो 3, किस शहर को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। तो मिनी हड़प्पा के नाम से किसको जाना जाता है, तो मिनी हड़प्पा के नाम से लोथल को जाना जाता है। तो लोथल को हम मिनी हड़प्पा के नाम से जानते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है। हड़प्पा का बंदरगाह मतलब, बंदरगाह का मतलब क्या क्या होता है, जहाँ पे समुद्र होगा और वहाँ से हम जहाज़ वगैरह जो है व्यापार वगैरह करेंगे। तो आपको पता लगाना पड़ेगा कि कौन सा जो है पहले समुद्र के नज़दीक है। तो आपको बता दूँ कि जो लोथल है वो गुजरात में पड़ता है। तो जो लोथल है गुजरात में है, तो यहाँ से हम क्या करते थे, ये हमारे तटीय है, कोस्टल एरिया के पास है। इस तरीके से अगर भारत का नक्शा देखेंगे तो इस जगह पे गुजरात है, तो यहीं पे लोथल पड़ेगा बिल्कुल यहाँ पे, और यहाँ से हम व्यापार करते थे। चलिए आगे हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो 5वें नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है। अभी हमने देखा था कि लोथल जो है बंदरगाह, मैंने बताया भी था, तटीय क्षेत्र में पाया जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि लोथल इसका आंसर होगा। क्या आंसर होगा, लोथल। हाँ, इसका आंसर क्या होगा, लोथल। तो लोथल इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, छठा, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था। तो देखते हैं कि कौन सा नहीं पता था। उनको बैलों का ज्ञान था, हाथी का ज्ञान था, घोड़ों का ज्ञान उनको नहीं था। तो ये जो हमारा होगा ऑप्शन, ये वाला हमारा सही होगा ऑप्शन, ठीक, क्योंकि इनको घोड़े का ज्ञान नहीं था। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं कि निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। टेराकोटा का जो हल प्राप्त हुआ है, मैं आपको बता दूं कि हमारे पास में जो इसका ऑप्शन होगा, हम देखेंगे कि हमारा ऑप्शन इसमें क्या होगा, ई होगा। तो हम देखते हैं कि किस लिए हमारा ई ऑप्शन होगा। तो थोड़ा सा क्वेश्चंस का हम डिस्कशन इसमें देखेंगे क्योंकि इसका आंसर जो है ई है। देखो, आइए
प्रश्नगत विकल्पों में बनावली तथा कालीबंगा नामक सिंधु घाटी स्थल से हल की खोज से संबंधित टेराकोटा की प्राप्ति हुई है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि ये हमारे पास में जो है ये अनुसार कालीबंगा नामक स्थल के आरंभिक चरण से जुते हुए खेत के साथ साथ टेराकोटा हल भी प्राप्त हुए। इसके अतिरिक्त हरियाणा के फतेहाबाद जिले में अवस्थित बनावली नामक पूरा स्थल से भी टेराकोटा के हल की प्राप्ति हुई, यानी कि एक से अधिक इसका आंसर होगा। इसलिए इसका ऑप्शन जो था वो हमारा क्या होगा, ई। तो आइए देखते हैं, ये हमारे पास में क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ, तो इसका ऑप्शन जो है उपरोक्त में से एक से अधिक। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 7वें नंबर के, हाँ सॉरी 8वें नंबर के। निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए इस खेतों के निशान मिले हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें से जुते हुए खेतों के निशान मिले, तो इसका जो ऑप्शन है हमारे पास में क्या है, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, लोथल, या उपयुक्त में से एक या इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। आपने हड़प्पा सभ्यता में कई बार आपने पढ़ा होगा कि जुते हुए खेत के कहाँ से साक्ष्य मिले, कालीबंगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा 9वें नंबर का है, इसमें हम देखते हैं कि क्या है। किस हड़प्पा स्थल पर हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं, किस, अभी हमने देखा कि किस से हमें जुते हुए खेत के मिलते हैं साक्ष्य, कालीबंगा। कालीबंगा अभी हमने देखा था 5 मिनट 2 मिनट में नहीं हुआ पिछले क्वेश्चन में, तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, कालीबंगा। निम्नलिखित, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से हड़प्पा कौन सा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित है, कौन है जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित है, तो इसका जो आंसर होगा हमारा क्या होगा, V.A. स्मिथ, V.A. स्मिथ। तो इसका आंसर जो है वो याद रखना कि कौन से संबंधित नहीं थे। बैनर्जी संबंधित थे, दीक्षित थे, वत्स थे, लेकिन V.M. स्मिथ संबंधित इससे नहीं थे। वर्षा जो है हमारे पास में यहाँ पे लगातार कितने वर्षों की नाव के बराबर वर्षा का होना, सिंधु लगभग 900 वर्षों। तो इसका कोई कारण का पता ही नहीं चल पाया कि क्या क्या कारण रहे होंगे इनके समाप्त यानी कि पतन होने के। केवल एक अनुमान लगाया जाता है कि किस तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। आइए हम अगले तरफ बढ़ते हैं। अब जो हमारा अगला जो टॉपिक चालू हो जाता है वो वैदिक काल हो जाता है, वैदिक काल। तो वैदिक काल का मतलब होता है जिसमें हम वेदों की बात करते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो हम इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें हमारे पास में प्राप्त हुआ है। हाँ, अगला टॉपिक जो है हमारा वैदिक काल है। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था, यानी कि प्राचीन मगध साम्राज्य के रूप में कौन सा साम्राज्य था जो प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। आपके पास में पाटलिपुत्र है, राजगृह है, चंपा है, वैशाली है। तो इसका जो ऑप्शन होगा क्या होगा, राजगृह। ठीक, ये हमारा 69th BPSC में पूछा गया है। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान राजगीर वर्तमान राजगीर प्राचीन साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। मगध का पहला शासक राजवंश बृहद्रथ वंश था। बृहद्रथ का उल्लेख ऋग्वेद से प्राप्त होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मगध का पहला शासक राजवंश कौन सा था, बृहद्रथ वंश। इसके बारे में कहाँ से प्राप्त होती है साक्ष्य, तो ऋग्वेद से। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से रखें और पढ़ें। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित करता है, तो इसका जो आंसर होगा हमारे पास में 9वां मंडल होगा। कि 9वां मंडल क्या करता है कि तो पूरे तरीके से सोम को समर्पित है। टोटल 10 मंडल के बारे में हम बात करते हैं, तो इसके बारे में एक बार आप पढ़ लेना कि 10 मंडल कौन कौन से हैं। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है, इनको इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इनको एक बार पढ़ लेना टोटल 10 मंडलों के बारे में। तो इसका जो ऑप्शन है हमारे पास में
इंद्र और उसके हाथी, उर्वशी और एवं स्वर्ग, पौधों और जड़ी बूटी से संबंधित, सोम और इस पेड़ पर नामकृत देवता। तो इसका जो ऑप्शन होगा कौन सा सही होगा, नौवा मंडल। अभी हमने देखा था लास्ट वाले में कि नौवा मंडल क्या है, तो सोम के बारे में, सोम को समर्पित है, तो नौवा जो है हमारा मंडल, इसका आंसर सही है। अगला जो है गायत्री मंत्र किस पुस्तक में से मिलता है, तो उपनिषद, भगवद गीता, ऋग्वेद, यजुर्वेद। तो इसका जो ऑप्शन है ऋग्वेद से। ऋग्वेद में सभी मंत्रों के, ऋचाओं के बारे में बताया गया है, तो इसका जो ऑप्शन होगा क्या होगा, गायत्री मंत्र किससे है, तो ऋग्वेद से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई, किस काल में अछूत की धारणा। तो इसका जो ऑप्शन है, पहले ऑप्शन देखेंगे फिर उसके बाद हम आंसर देखेंगे। तो ऑप्शन है ऋग्वेदिक काल, उत्तर वैदिक काल, और उसके बाद जो ऑप्शन है हमारे पास में अगले पेज पे है, तो सी ऑप्शन जो है हमारे पास में उत्तर गुप्त काल है, धर्मशास्त्र के समय। तो इसका जो ऑप्शन होगा क्या होगा, धर्मशास्त्र के समय, डी इसका ऑप्शन। हाँ, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब से शुरू किया गया, तो इस पे इसका कोई आंसर अभी तक नहीं है। क्यों, क्योंकि इस पे जो पुरातत्वविद हैं, जो हमारे साक्ष्य के आधार पर इनमें मतभेद है कि लोहे का प्रयोग कब से शुरू किया गया होगा भारतीय उपमहाद्वीप में। तो इसका जो ऑप्शन होगा उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास में, बोगज कोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें उनमें वैदिक देवी और देवताओं का वर्णन मिलता है। मध्य एशिया एवं तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र जाना जाता है। और इसका जो ऑप्शन है सी और डी भी देख लेंगे, क्योंकि वेद के मूल ग्रंथ की रचना यही हुई थी। डी उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो जो इसका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए जो है हमारा क्या है, ऑप्शन ए की हम बात करते हैं। वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी और देवताओं का वर्णन मिलता है। बोगज का महत्व इसलिए है, ये याद रखना, बोगज, क्योंकि वहाँ पे क्या मिला है, देवी और देवताओं के। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास में, अगला क्वेश्चन आता है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था। तो प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध परुष्णी नदी के तट पर हुआ था। पढ़ लेते हैं इसके क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन को। 10 राज्य युद्ध, जो 10 राजाओं का युद्ध परुष्णी नदी, आधुनिक रावी नदी, परुष्णी नदी मतलब आधुनिक रावी नदी, ये भी इम्पोर्टेंट है, के तट पर लड़ा गया था, जिसमें भरतों के राजा सुदास की विजय हुई थी। अगला जो क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल के दौरान रचित किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ की दार्शनिक भजन और ब्रह्मांड के विज्ञान और नैतिकता पर चर्चाएं शामिल है। तो इसका ऑप्शन है उपनिषद। उपनिषद में, अच्छा, उपनिषद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, जब पढ़ा होगा तो उपनिषद वगैरह के बारे में पढ़ा होगा, तो उपनिषद किसे कहते हैं, तो एक बार इसको दोबारा से रिवीजन कर लीजिएगा। अगला जो टॉपिक है हमारा आता है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के बारे में बात करते हैं। बौद्ध धर्म का टॉपिक में पहला जो क्वेश्चन है, अच्छा, बौद्ध धर्म की जब बात करते हैं तो गौतम बुद्ध के बारे में उनका जीवन परिचय एक बार जरूर पढ़िएगा, क्योंकि बहुत क्वेश्चंस बनते हैं गौतम बुद्ध के जीवन परिचय से। ठीक, उन्होंने क्या किया, कहाँ किया, कैसे किया, उनका जन्म क्या हुआ, उनका लालन पालन कैसे हुआ था, किस तरीके से उन्होंने गृह त्याग किया था, तो ये सभी क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक, इनके विचार क्या थे, ये मूर्ति पूजा को मानते थे, नहीं मानते थे, भगवान को में इनका कैसा विश्वास था, ये सब कुछ तमाम इनके गौतम बुद्ध से संबंधित सभी जानकारी को प्राप्त करिएगा। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, गौतम बुद्ध का बड़े फेमस क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी जो है कहाँ पे पड़ेगा आपका, हुआ था लुम्बिनी, आप मेरे को बताएंगे क्वेश्चन में कि लुम्बिनी जो है वो कहाँ पे पड़ता है, भारत में, नेपाल में ये पड़ता है, कहाँ पड़ता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अगला जो क्वेश्चन है हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था। तो धर्म चक्र परिवर्तन किसे कहते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि धर्म चक्र परिवर्तन किसे हाँ, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था। तो इसका ऑप्शन का जो आंसर है वो क्या है, सारनाथ। सारनाथ में उन्होंने अपना धर्म चक्र परिवर्तन का पहला उपदेश दिया था। और आप अगर इसको देखेंगे तो सारनाथ में 5 शिष्यों को उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। तो ये आपको पता होना चाहिए कि उन्होंने, और इसी उपदेश को क्या कहते हैं, धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। और आपको मैं बता दूं कि उनका निधन कहाँ पे हुआ था। तो उनका निधन जो है ये आपको कुशीनगर में मिलेगा कि इनका निधन हुआ था। और इसी को बौद्ध साहित्य में क्या कहते हैं, महापरिनिर्वाण कहते हैं। तो महापरिनिर्वाण किससे संबंधित है, महापरिनिर्वाण किससे संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु से संबंधित है महापरिनिर्वाण। उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया था, कहाँ पे, तो कुशीनगर में।
ठीक, तो इस तरीके से जो है हमारा अगला क्वेश्चन जो है क्या बनेगा, चलिए हम देखते हैं। थर्ड, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। वही फिर से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है कि उन्होंने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में, जिसको हमने अभी देखा कि क्या कहते हैं, धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, चौथा नंबर का जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी। तो बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो बोध गया में हुई थी ज्ञान की प्राप्ति। कई बार ये भी पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी, तो बोध गया में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं बुद्ध के जीवन पर। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंधित 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभों में बताया गया है, इसको मिलान करना है, देखते हैं क्या क्या है। अभी हमने देखा कि ज्ञान की प्राप्ति इनको कहाँ पे हुई थी, तो ज्ञान की प्राप्ति इनको कहाँ पे हुई थी, तो क्वेश्चन को हम मिलान करते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी। तो ज्ञान की प्राप्ति अभी हमने देखा कि ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी इनको, तो कहाँ पे हुई थी ज्ञान की प्राप्ति, बताएं आप कमेंट बॉक्स में। ज्ञान की प्राप्ति अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा कि ज्ञान की प्राप्ति इनको कहाँ पर हुई थी, तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। ठीक, तो बहुत इंपॉर्टेंट है बोध गया। ठीक, इसलिए जन्म इनका कहाँ पे हुआ था, तो जन्म हमने पहले ही क्वेश्चन में देखा कि जन्म कहाँ पे हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। मैंने आपको पहले ही बोला है, इनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो आपको निधन कहाँ पे हुआ था, तो निधन कहाँ पे हुआ था, कुशीनगर में हुआ था। देखिए कितना। प्रथम प्रवचन कहाँ पे दिया था, तो प्रथम प्रवचन कहाँ पे दिया था, सारनाथ में। यानी कि प्रथम प्रवचन मतलब प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया था, सारनाथ में। तो इस हिसाब से पहले का 3। तो हम देखते हैं कि ऑप्शन में हमारे पास में पहले का 3, यानी कि एक क्वेश्चन का भी आंसर अगर हमें पता होता तो हम इस पर टिक लगा सकते थे। पहले का आंसर होगा 3, इससे भी हम कर सकते थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है हमारे पास में, अगला क्वेश्चन है अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस नगर में किया गया था। अजातशत्रु बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके शासनकाल में राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। तो आप ये बताएं कि टोटल कितनी बौद्ध संगीतियाँ हुई थी उनके जीवन काल में या उनके बाद। तो आपको पता होना चाहिए उनकी कितनी बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप। ये इनके शिष्य थे, महाकश्यप। अगला क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित किया गया था, तो प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ पर, अभी हमने देखा कि राजगृह में। अभी हमने देखा था ना कि किस तरीके से किसने करवाया था, तो अभी हमने देखा कि अजातशत्रु ने करवाया था, उनके शासनकाल में हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं। 9वां, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी। पहली बौद्ध संगीति उनके मृत्यु के बाद महापरिनिर्वाण, और उनका महापरिनिर्वाण कहाँ पे हुआ था, तो कुशीनगर में हुआ था। अभी आपने देखा कि कुशीनगर में किस तरीके से महापरिनिर्वाण हुआ था। तो हम बात कर रहे थे महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति। तो बौद्ध संगीति बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई थी। तो पहला जो हमारा ऑप्शन है यही सही है, राजगृह, यानी कि राजगीर में हमारी पहली बौद्ध संगीति हुई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10वां, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुआ था। तो कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा कहाँ पे आयोजित हुआ था, तो हमारे पास में ऑप्शन जो है मगध, पाटलिपुत्र। सी ऑप्शन नेक्स्ट पेज पे है, तो नेक्स्ट पेज पे आने से पहले मैं इसका आंसर बता देता हूँ कि कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा कहाँ पे आयोजित हुई थी। तो बहुत फेमस जगह, इसका ऑप्शन का जो आंसर होगा हमारा क्या होगा, कश्मीर होगा। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हम सोचेंगे कि कश्मीर में, अच्छा कश्मीर में, तो कश्मीर में आयोजित हुआ था। तो बौद्ध धर्म की जो चौथी और अंतिम संगीति सभा कुषाण शासक के कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर में हुआ था। तो ये आपको पता होना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो अगला क्वेश्चन हमारा है इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की थी। तो वही वाला भी क्वेश्चन अभी हमने देखा था कि किसने करवाया था, तो कनिष्क ने करवाया था। तो कनिष्क ने करवाया था। कनिष्क ने क्या करवाया था, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किसने करवाया था, तो कनिष्क ने, आपको पता होना चाहिए, अभी हमने बात किया। ठीक, दरअसल ये वीडियो जो है वो मैं फ़ोन से शूट कर रहा हूँ, तो थोड़ी सी इशू आ रही है फ़ोन से शूट करने में। चलिए कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुआ था। तो अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र जो था उनसे संबंधित था। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि अशोक जो है वो किससे संबंधित था,
पाटलिपुत्र से। तो उनका जो आंसर होगा वो भी क्या होगा, पाटलिपुत्र। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो तृतीय बौद्ध जो सभा है वो कहाँ पे बुलाई गई थी? पाटलिपुत्र में। किसके शासनकाल में था? तो अभी हमने देखा था कि तृतीय जो था वो कहाँ पे हुआ था, तो पाटलिपुत्र में हुआ था। पाटलिपुत्र अभी हमने ऑप्शन लास्ट वाला भी देखा था, पाटलिपुत्र अशोक के शासनकाल। चलिए कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। चौथा, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ पे हुआ था? तो महापरिनिर्वाण अभी हमने स्टार्टिंग में भी देखा था, फिर से देख रहे हैं। महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण कहाँ पे प्राप्त हुआ था? तो महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। महापरिनिर्वाण का मतलब क्या होता है? तो उनको मृत्यु की प्राप्ति हुई थी, मृत्यु यानी कि तो उसका संबंध है मृत्यु से महात्मा बुद्ध के, तो उसको क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण। कहाँ पे हुआ था? तो कुशीनगर में, आपको पता होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास में क्या है? 15वां, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक? अच्छा, मैं आपको पहले ही बता दूं कि त्रिपिटक जो है 3 पिटकों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, और फिर अगले जब हम टॉपिक में जाएंगे जैन धर्म, तो त्रिरत्न के बारे में पता होना चाहिए। तो त्रिपिटक में क्या क्या आता है तो मैं आपको बताता हूँ। शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, ये 3 पिटक हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? बौद्ध की, और इसके बारे में आपको पता होना चाहिए त्रिपिटक के बारे में। शुद्ध पिटक, अभिधम्म पिटक, और हमने देखा विनय पिटक के बारे में। चलिए अगला हम बढ़ते हैं। 16, निम्नलिखित में से कौन सा महायान बौद्ध धर्म और हीनयान बौद्ध धर्म के बीच मूलभूत अंतर का प्रतिनिधित्व करता है? तो किसके बीच में? हीनयान और बौद्ध धर्म, और हीनयान बौद्ध धर्म के बीच में। हीनयान ये जो बौद्ध धर्म था 2 भागों में बट गया था, हीनयान और महायान। तो हीनयान और महायान के बीच का जो मूल अंतर है वो क्या होता है? हीनयान और महायान के बीच का मूल अंतर किससे संबंधित है? तो आपको मैं बता दूं कि ये देवी देवताओं की मूर्ति की पूजा को लेकर के है। तो बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय को मानने वाले जो है वो मूर्ति पूजक नहीं थे, यानी कि हीनयान जो है वो मूर्ति पूजा नहीं करते थे। बट महायान जो है वो बुद्ध को देवता मानते हैं, उनकी मूर्तियों की पूजा भी करते हैं। ये बौद्ध धर्म के दोनों संप्रदायों में मूलभूत अंतर है। चलिए कोई बात नहीं, हम अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास में क्या है? तो अगला क्वेश्चन जो है, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है, यानी कि इसके बारे में बताने की बोधि वृक्ष। आपको मैं बता दूं कि ये बहुत विवादित प्रश्न रहा है, जिसके कारण इस प्रश्न को हटा दिया गया था। बीपीएससी के द्वारा इनको उनके प्रश्न के से बाहर कर दिया गया है, तो मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया है। तो बोधि वृक्ष पे काफ़ी विचार विमर्श होता है कि ये 5वीं पीढ़ी से संबंधित है या 6वीं से। तो ये विवादित मुद्दा है, इसलिए हम इस पर बात नहीं करेंगे। चीनी यात्री सुंग यून ने भारत की यात्रा कब करी थी? ये बहुत फेमस है चीनी यात्री। अच्छा, जितने भी यात्री वगैरह हैं इसके बारे में एक बार पढ़ लेना। चीनी यात्री हो गए, चाहे जो भी है, ह्वेनसांग, फायान, ये सब आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कब आया था, तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। चीनी यात्री के बारे में मैं आपको बता दूँ, ये 515 ईस्वी से 520 ईस्वी में आए थे। ठीक, ये इसके बीच आए थे। तो चीनी यात्री जो है सुंग यून 518 ईस्वी में भारत आए थे। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतियों को एकत्रित किया। बौद्ध, अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। बौद्ध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, मंदिर बनाया गया। देखते हैं कि बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहाँ गौतम बुद्ध पैदा हुए वहाँ, या गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ वहाँ, या गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया तो गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई। तो इसका जो ऑप्शन है, बिल्कुल सही ऑप्शन क्या है? बी, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। तो बी जो हम देखेंगे क्या हुआ था, गौतम बुद्ध को यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वहाँ पे बनवाया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा क्या है? चलिए अगला जो हमारे पास में क्वेश्चन आता है, अगले क्वेश्चन की हम देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो गौतम बुद्ध को कनिष्क शासक के शासनकाल में, यानी कि उनके युग में, इनको एक देवता का स्थान प्राप्त हुआ। वे शिक्षक जिनसे बुद्ध ने महाभिनिष्क्रमण के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया था, उनका नाम है अलार कलाम और रुद्र रामपुत्र। अलार कलाम के बारे में आपको पता होना चाहिए। रुद्र रामपुत्र के बारे में भी इन्होंने क्या किया था, इनके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे भी। महाभिनिष्क्रमण के बाद ज्ञान की खोज में महात्मा बुद्ध अलार कलाम के आश्रम में पहुंचे थे। उनसे दीक्षा ली। अलार कलाम के आश्रम में उन्होंने तपस्या की, किंतु वे इससे संतुष्ट नहीं हुए। अलार कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य थे तथा अपने शक्ति के लिए विख्यात थे। अतः अलार कलाम एवं रुद्र रामपुत्र से महात्मा बुद्ध ने पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से
किससे संबंधित है? तो इसका जो संबंध है वो किससे है? आजीवक से, वैष्णव से, बौद्ध धर्म से, शैव से। तो जाहिर सी बात है अभी हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ रहे हैं तो बौद्ध से संबंधित होगा इस तरीके से, लेकिन अनुमान नहीं लगाना, आपको एक बार पढ़ना है कि ये किससे संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी बात जो है, अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ेंगे, तो निम्नलिखित में से ये क्वेश्चन जो है क्या है, तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म से में समान नहीं है? बौद्ध धर्म और जैन धर्म, अब यहाँ पे तुलना करना है। तो देखते हैं कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या बात समान नहीं है। तो अहिंसा, दोनों में अहिंसा की बात कही गई कि अहिंसा नहीं होनी चाहिए, सॉरी हिंसा नहीं होनी चाहिए, माफ़ी चाहूँगा। तो वेदों की प्रति उदासीनता, आत्मदमन, रीति रिवाजों की अस्वीकृति। तो ये आत्मदमन, ये जो शब्द है ये दोनों में क्या है, समान नहीं है, बाकी चीज़ें समान है। तप, आत्मदमन और भोग, तप का मतलब होता है आत्मदमन। तप और भोग की अति का परिहार एवं मध्य मार्ग का अनुसरण केवल बौद्ध धर्म में किया गया है। मध्य मार्ग का मतलब मैं आपको बता दूँ, कई जगहों पे हमने अपने पॉलिसीज़ में भी मध्यम मार्ग के बारे में बात की है। तो बौद्ध धर्म से हमने सीखा है कि मध्य मार्ग अपनाना चाहिए कभी भी किसी भी समस्याओं में। नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का महान केंद्र था, नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का। अच्छा, इसका भी हाल ही में ये किस चीज़ से संबंधित है? इसका पुनर्रचना यानी कि दोबारा से इसको दोबारा से बनाया गया है इन नालंदा विश्वविद्यालय को, तो इस पर ध्यान दिया गया है। तो आप इस पर एक बार दोबारा से पढ़िए, तरीके से अलग से पढ़िएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय क्यों हाल ही में फेमस रहा है। तो ये बौद्ध धर्म का ज्ञान का महान केंद्र है, तो इसलिए नालंदा विश्वविद्यालय से फेमस है। बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त हुई है? बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में? तो आपको मैं बता दूं कि बुद्ध की जो प्राचीनतम शैली है वो किस भाषा में प्राप्त हुई, तो इसका जो ऑप्शन है ई है। चलिए देखते हैं क्यों ई है। तो कुषाण काल में ही गांधार एवं मथुरा कला शैली के तहत बुद्ध एवं बोधिसत्व की बहुसंख्यक मूर्तियों का निर्माण हुआ। वी.एस. अग्रवाल के मतानुसार सर्वप्रथम मथुरा में ही बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किया गया, जहां इनके लिए पर्याप्त आधार था। ह्यूएन सांग के विवरण के अनुसार, अभी मैंने आपको बताया भी था, ह्यूएन सांग वगैरह पढ़ना है आपको, ठीक। तो बुद्ध की प्रथम प्रतिमा कौशाम्बी में बनी थी, परंतु अनेक विद्वानों महात्मा बुद्ध की प्रथम प्रतिमा के निर्माण का श्रेय गांधार कला को देता है। अतः निश्चित तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि बुद्ध की प्रथम प्रतिमा कहाँ बनी। अगला क्वेश्चन 26, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? बिहार की बात हो रही है, बिहार में कहाँ पे स्थित है? आपको पता होना चाहिए कि बिहार में ये कहाँ पे स्थित है। तो मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन जो है अभी हम देख नहीं रहे, लेकिन वैशाली, नालंदा, और इसका जो ऑप्शन होगा इन दोनों में से तो नहीं है। इसका जो ऑप्शन होगा क्या होगा? राजगीर। राजगीर में सबसे विश्व शांति स्तूप बिहार में यानी कि राजगीर में बनाया गया है। चलिए, इसकी जो हाइट है लगभग 400 मीटर के आसपास है। इसकी जो हाइट कितनी है? 400 मीटर। चलिए कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास में क्या है जी, बौद्ध धर्म से क्वेश्चन जो है समाप्त हो चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में। सेम चीज़ मैं बोलूँगा जैन धर्म के बारे में भी, इनके जैन के बारे में, इनके तीर्थंकरों के बारे में, प्रथम तीर्थंकर, दूसरे तीर्थंकर, इनके प्रतीकों के बारे में आपको पढ़ना है कि पहले तीर्थंकर का नाम क्या है, प्रतीक क्या है उनका, फिर 23वां और 24वें जो तीर्थंकर है उनका नाम, उनका प्रतीक क्या है, आपको पता होना चाहिए इनके बारे में जी। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म जो है वो कुंडग्राम में हुआ था। आपको ये पता होना चाहिए महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पे हुआ था? कुंडग्राम में। तो इसका जो ऑप्शन है वो सही है, महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था 599 ईसा पूर्व। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था, कौन था प्रथम शिष्य? जामाली नाम है उनका प्रथम शिष्य। भगवान महावीर के प्रथम शिष्य का नाम जामाली है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? जैन धर्म के प्रवर्तक, इनका मोक्ष स्थान कहाँ पे स्थित है? तो आपको मैं बता दूं कि मनेर, राजगीर, ये ऑप्शन में दिया गया है, लेकिन ये हमारे पास में ऑप्शन अभी पूरा नहीं है। लेकिन मनेर, राजगीर नहीं है इसका ऑप्शन। इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा? पावापुरी। पावापुरी, पावापुरी में इनको मोक्ष स्थान कहाँ पे है? पावापुरी। आपको ये याद होना चाहिए पावापुरी के बारे में। चलिए, अगला जो क्वेश्चन हमारे पास में आता है चौथा, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? तो महावीर जैन की मृत्यु जो है वो कहाँ पे हुई थी? पावापुरी में। तो पावापुरी फिर से नाम आया है, आपको ये पता होना चाहिए, पावापुरी बहुत फेमस है। तो
ये बात आपको पता होना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास में, क्या क्वेश्चन बनता है, तो बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया। बराबर की गुफाओं का उपयोग आजीविकों ने किया था। किसने किया था? आजीविकों ने। तो ये आपको पता होना चाहिए किसने किया था, तो आजीविकों ने। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ किसे कहते हैं? तो आपको बता दूं कि 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा? 14 पूर्व होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। त्रिरत्न या तीन रत्न। तो बौद्ध धर्म से संबंधित त्रिपिटक है और जैन धर्म से संबंधित क्या है? त्रिरत्न। तो त्रिरत्न में हम बात करते हैं किसकी? सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया। ये बात होती है किसमें? त्रिरत्न। तो ये किससे संबंधित है? तो आपको बता दिया मैंने किससे संबंधित है, तो जैन धर्म से। और बौद्ध धर्म से क्या संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से क्या संबंधित है? त्रिपिटक। इसका आंसर होगा क्या? जैन धर्म। आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास में क्या है? आजीविक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीविक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो इसका नाम है मखली गोसाल नाम है। काफ़ी फेमस नाम आता है मखली गोसाल। तो आजीविक संप्रदाय के बारे में आपको पता होना चाहिए कि। अगला क्वेश्चन, पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो बहुत फेमस नाम है ये कि पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो ऑप्शन है हमारे पास में कि प्रथम पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति का अध्यक्ष कौन थे? तो इसका नाम है स्थूलभद्र। काफ़ी फेमस नाम है स्थूलभद्र। अक्सर आपको पढ़ने को मिलेगा कि स्थूलभद्र। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ अब बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11 निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? निम्नलिखित में से आपको मैं बता दूं कि खारवेल जो थे उनका काफ़ी झुकाव था किसकी तरफ? अगला जो क्वेश्चन है वो है, वह स्थान जहाँ महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति की थी, तो उस स्थान का नाम है जुम्भिक ग्राम। क्या नाम है? जुम्भिक ग्राम। अगला जो क्वेश्चन है हमारा जो बनता है जैन धर्म और बौद्ध धर्म से यहीं पे। अब अगला जो है हमारा क्या आएगा? शैव तथा भागवत धर्म। शैव और भागवत धर्म के बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेंगे कि ये होता क्या है आखिर। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि शिव और वैष्णव वगैरह की हम बात करेंगे, शिव और वैष्णव की। चलिए हम देखते हैं कि इसमें हम क्या क्या देखते हैं। भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? तो पार्थियन, हिंदू, यूनानी लोग, कुषाण, गुप्त। तो इसका जो ऑप्शन आएगा क्या आएगा? गुप्त। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नाथ पंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म का किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? तो उत्तर भारत में इसे लोकप्रिय बनाया गया। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। अगला क्वेश्चन जो है समाप्त हो चुका है। अगला क्वेश्चन नहीं है, इससे केवल 2 ही प्रश्न पूछा गया था अभी तक। चलिए अगला हम देखते हैं। छठी सदी ईसा पूर्व से राजनीतिक दशा। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो पाटलिपुत्र के संस्थापना अजातशत्रु ने गंगा और सोन नदी के संगम पाटलिपुत्र में एक किला बनाकर की थी। उदयन ने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह में पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। तो बिहार लोकसभा ने इसका प्रश्न जो है उत्तर विकल्प ए को माना है कि जो कि त्रुटिपूर्ण है, यानी कि उदयन इसका आंसर जो है वो नहीं होगा। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? अजातशत्रु ने। चलिए कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन जो है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो अभी हमने बात करेंगे कि पाटलिपुत्र को किसने बनाया था। तो पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो ये भी क्या है? एक त्रुटिपूर्ण है, जिसके बारे में हम देखे थे हमने कि ऑप्शन इसका क्या होगा? पाटलिपुत्र की स्थापना सर्वप्रथम अपनी राजधानी किसने बनाया था? तो पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु ने की थी और सोन नदी के पास में, और पाटलिग्राम में एक किला बनाकर। और उदयन ने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। तो ऑप्शन ही नहीं है जो हम ऑप्शन खोज रहे थे। थर्ड क्वेश्चन, किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी? किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में? तो अभी हमने देखा था कि किस शासक ने की थी, तो नाम इसके एक से अधिक होंगे। चलिए कोई बात नहीं, इसका जो ऑप्शन है हमारे पास में क्या है? एक से अधिक होगा, कई होगा, उनके हिसाब से एक से अधिक होगा, लेकिन हमारे हिसाब से क्या होगा? उज्जैन होगा। तो उज्जैन जो है, यानी कि ऑप्शन जो हमारा क्या है? सी जो है हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? यानी कि पाटलिपुत्र अभी हमने देखा था कि किसने बसाया था, तो अजातशत्रु ने बसाया था, अजातशत्रु। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं और नेक्स्ट पेज। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो अभी हमने ऑप्शन देखा था उज्जैन। किसने राजधानी बनाया था? तो उज्जैन ने।
तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है अभी जब से हमने शुरू किया है। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? प्राचीन काल में गंगा के उपयोग में से कोई भी नहीं है इसका ऑप्शन होगा। तो प्राचीन काल में गंगा को क्या कहते थे? प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण का क्षेत्र मगध के नाम से जाना जाता था, जो कि हमारे ऑप्शन में ही नहीं है। बताइए। तो आपको इस तरीके के भी क्वेश्चन का सामना करना पड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ? ए ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था। टाइम वेस्ट ना करते हुए हम इसका ऑप्शन ए बी पे टिक लगाते हैं। उनमें निम्नलिखित में से किस महान शासक ने प्राचीन बिहार में हर्यक वंश की स्थापना करी? तो इसका जो ऑप्शन होगा क्या होगा? बिंबिसार। तो ये जितने भी वंशज वगैरह है किसने किसकी स्थापना करी थी, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ। मगध की राजधानी राजगीर का प्राकृत नाम क्या है? राजगीर का मतलब क्या होता है? तो इसका जो नाम होता है राजगीर का प्राकृत नाम क्या है? राजगृह। क्या नाम है? तो राजगृह। तो इसका ऑप्शन क्या है? राजगृह। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या करना है? इनका मिलान करना है। चलिए कोई बात नहीं, मिलान करके देखते हैं। महाजनपद, अच्छा 16 महाजनपद है, जैसे वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार, अवंती, इस तरीके से 16 महाजनपदों के नाम आपको पता होने चाहिए। जो तो हम देखते हैं कि इसका जो हमारे पास में ऑप्शन है, तो ऑप्शन के हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा? मिलान करना पड़ेगा। तो मैं मानूंगा कि ये क्वेश्चन का तो आंसर हम बात करेंगे, लेकिन आपको बाकी जो 16 महाजनपद है उनकी भी राजधानियों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा अगर इस तरीके से अगर आप इनकी राजधानियों के बारे में पता लगा लेते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ। चलिए, तो जो मल्ल है, मल्ल का जो राजधानी है महाजनपदों में, मल्ल की जो राजधानी है वो क्या है हमारे पास में? कुशीनारा। कुशीनारा जो है वो मल्ल से हम मिलान करते हैं, यानी कि ए का जो है हमारा क्या होगा? 4। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी। अच्छा देखते हैं ऑप्शन के हिसाब से ए का कोई 4 है? नहीं है। तो हमारा जो ऑप्शन है क्या है? ए। ठीक है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। तो इस तरीके से हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं। एक बस आपको आंसर पता होना चाहिए, बाकी सारा सही। चलिए अगला जो हम बी, अंग। अंग जो है किससे हम मिलान कर सकते हैं? अंग जो है किसका है? तो चंपा का। अंग किसका है? चंपा। अंग किसका है? चंपा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। गांधार। गांधार किसका है? गांधार जो है तक्षशिला। गांधार की राजधानी क्या है? तक्षशिला। अगली बार हम बात करते हैं वत्स। वत्स की राजधानी क्या है? चलिए, वत्स की राजधानी है कौशाम्बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसका जो आंसर होगा हमारा क्या होगा? लिच्छवी। लिच्छवी के द्वारा क्या किया गया था? विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया गया था। अच्छा, भारत के संदर्भ में बोला जाए तो गणतंत्र दिवस हम कब मनाते हैं? और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो 26 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं, जबकि संविधान तो हमारा 26 नवंबर को लागू हो चुका, बन करके तैयार हो गया था। क्यों हमने 2 महीने की वेट की? तो इस सवाल का जवाब आपको पता होना चाहिए। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनने के बाद भी हमारा 26 जनवरी 1950 को संविधान क्यों लागू हुआ? चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? ईसा पूर्व 6ठी सदी इस विश्व में की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? अभी हमने थोड़ा सा बात करना है वैशाली में। कहाँ पे? वैशाली में। चलिए कोई बात नहीं, हम अगली तरफ बढ़ते हैं। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? प्रारंभिक राजधानी की बात हो रही है तो बहुत फेमस क्वेश्चन है। तो प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो राजगृह। क्या है आंसर? राजगृह। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो अभी हमने थोड़ा सा बात किया ना कि कौन सी है। तो उपयुक्त में से प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो अभी हमने देखा था राजगीर। तो इसमें ऑप्शन ही नहीं है राजगिरी, तो इनमें से कोई नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? तो इसका जो ऑप्शन होगा राजगिरी। अभी हमने देखा 3 से 4 क्वेश्चन लगातार इसी से पूछे गए हैं। बताइए, एक क्वेश्चन याद करो और 3-4 क्वेश्चन के आंसर करो। लेकिन ये एक बार के नहीं है, बार बार आए हुए हैं क्वेश्चंस। यानी कि क्वेश्चंस का जो फ्लो होगा, जो कॉन्सेप्ट होगा, उसको बदल करके ये क्वेश्चन सेम रिपीट किया जा सकता है। महावंश के अनुसार बिंबिसार किस आयु में सिंहासन पर बैठा था? थोड़ा कॉम्प्लिकेटिव क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए। तो 15 वर्ष की आयु में
ठीक, इस तरीके के एक आध क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं ताकि हम डिस्टर्ब हो जाएं और बाकी क्वेश्चन को छोड़ दें। लेकिन ऐसे क्वेश्चन से घबराना नहीं है। हम मानते हैं कि पता ना हो 15 वर्ष की आयु, क्योंकि वर्ष कौन याद रखता है कि कितने वर्ष की आयु में, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए एक बार पढ़ने के दौरान। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था, ये तो इम्पोर्टेंट है। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था, तो हर्यक वंश से संबंधित थे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था, तो हर्यक वंश। फिर से रिपीट हुआ है, ये बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2005 में पूछा गया था और ये बीपीएससी 53 से लेकर के 55 में। क्या बात है, बहुत फेमस है, हर्यक वंश से संबंधित है। यानी कि कहाँ से, अजातशत्रु हर्यक वंश से। अजातशत्रु तो एक बार पढ़ ही लूँ। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है कहाँ पे, तो आपको ये पता होना चाहिए 16 महाजनपद कहाँ पे उपलब्ध है, अंगुत्र निकाय में। कहाँ पे, अंगुत्र निकाय में, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ अब बढ़ते हैं। प्रद्योत कहाँ का राजा था, तो प्रद्योत कहाँ का राजा था, वो अवंती का राजा था। तो ये आपको पता होना चाहिए कहाँ के राजा थे, अवंती के। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था, तो मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है कि बिंबिसार का चिकित्सक कौन था। शिलभद्र, विजयसेन, जीवक, तो ऑप्शन में जीवक है, तो जीवक इसका आंसर होगा। तो नंदवंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश के शासन किया, यानी कि नंदवंश के पश्चात मगध पर किसने शासन किया था, नंदवंश। घनानंद याद है कुछ, घनानंद और चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की स्टोरी। तो ये इसका जो बहुत बढ़िया आंसर होगा मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य ने नंदवंश के बाद में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा क्या है, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे था, कलिंग नरेश। बहुत फेमस क्वेश्चन है, कलिंग नरेश का संबंध जो है किससे था, तो ये आपको पता होना चाहिए कि कलिंग नरेश का संबंध किससे था। तो कलिंग ने चेदी राजवंश का संस्थापक महावेद वाहन नामक व्यक्ति था, अतः इस वंश का नाम महावेद वाहन वंश भी पड़ गया। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक खारवेल हुआ। यानी कि हमारे पास में क्या इसका ऑप्शन होगा, महावेगवावन। ठीक, महावेगवावन और चेदी वंश, यानी कि दो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, महावेगवावन और चेदी वंश। तो इससे हमारी जो ऑप्शन होगा क्या होगा, एक से अधिक। तो इसके बारे में आपको बताऊँ। अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। राजा खारवेल का नाम किससे जुड़ा हुआ है, तो ये आपको ऑप्शन इसका जो होगा हमारा किससे होगा, गिरनार के स्तंभ से, जूनागढ़ से, हाथी गुम्फा से, तो हाथी गुम्फा। हाँ, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अंग जनपद की राजधानी क्या है, अंग की राजधानी क्या है, चंपा। अभी हमने स्टार्टिंग में जब मिलान किया था तो उसमें भी ये पूछा गया था, अंग की राजधानी क्या है, चंपा। तो ये आपको बताओ। बराबरवर्त श्रृंखला स्थित गोवर्धनगिरी किससे के द्वारा विजित की गई थी, तो खारवेल। इसका ऑप्शन क्या होगा, खारवेल। अभी हमने खारवेल के बारे में कई सारी चीज़ें जानी। अगला जो है हमारा टॉपिक क्या स्टार्ट होता है, अगला जो टॉपिक है हमारा क्या है, यूनानी आक्रमण। यूनानी आक्रमण के बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं कि यूनानी आक्रमण में क्या। शुरू करते हैं यूनानी आक्रमण। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था, कौन सा बताना है, कौन सा राजा सिकंदर के समकालीन था, तो आपको पता होना चाहिए घनानंद सिकंदर के समकालीन था। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है, तो पाटलिपुत्र हमें, वैसे तो प्रशासन के बारे में पाटलिपुत्र का इंडिका है, किसने लिखा था ये पुस्तक, मेगास्थनीज है। बहुत फेमस नाम है मेगास्थनीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। हूण राजा तोड़मान किस ओलिकर राजा द्वारा पराजित किया गया था, ये बहुत फेमस तो नहीं है लेकिन फिर भी आपको ये पता होना चाहिए। हूण राजा का प्रकाश धर्मण, ये कई बार पूछा गया है। ठीक, अलग अलग जगहों पे ये ऑप्शन में भी मिलता है कई बार, अगर आप प्रैक्टिस सेट बनाएंगे तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है कहाँ से शुरू होता है, मौर्य साम्राज्य। सेंड्रोक्रोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी, सेंड्रोक्रोटस। बहुत फेमस क्वेश्चन है, कई बार आपने सुना होगा, कई बार। विलियम जॉन्स ने, किसने की थी, विलियम जॉन्स ने। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी, तो ऑप्शन बहुत बढ़िया है, इसका जो ऑप्शन होगा हमारे पास में क्या होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए अगला हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य। बिना सोचे समझे इस पर टिक लगाते हुए बढ़ने। लेकिन निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी, तो बहुत फेमस क्वेश्चन है। आंसर बी पे हम टिक लगाते हुए आगे बढ़ेंगे।
जिसके अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वो क्या नाम है उनका, कौन से ग्रंथ में, विशाखदत्त, यानी कि इनके ग्रंथ में काफ़ी डीपली बात हुई है। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? आर्थिक संबंध। बहुत सारे लोग सोचते हैं अर्थशास्त्र है तो आर्थिक संबंध पे आधारित होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आर्थिक संबंध से इनका कोई लेना देना नहीं था। इसका जो ऑप्शन होगा हमारा क्या होगा कि आर्थिक संबंध से तो रिलेटेड था ही नहीं, तो इसका जो है संबंध क्या है, ई। इसमें एक से अधिक की बात होगी, क्या होगी, एक से अधिक, क्योंकि ये विदेश नीति से है संबंधित। शासनकाल, पूरा का पूरा जो लेना देना है किससे है, शासनकाल से। चलिए कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास में क्या है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। तो अगला जो क्वेश्चन है कौटिल्य के अर्थशास्त्र से संबंधित है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया, आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन, राजनीतिक। तो मैंने अभी आपको बताया कि इसका संबंध किससे है, राजनीति से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेगास्थनीज दूत था, मेगास्थनीज कौन था, तो मेगास्थनीज दूत था किसका, सेल्यूकस का। ये यहाँ पे थोड़ा नाम मिट गया, सेल्यूकस का, किसका था, सेल्यूकस का। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था। मेगास्थनीज ने कितनी श्रेणियों में, टोटल 6 श्रेणियों में विभाजित किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। माफ़ी चाहूँगा, 6 नहीं होगा इसका, 7 होगा। ठीक, यहाँ पे इन 7 के नाम भी लिखे हुए हैं। दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, शिल्पकार, योद्धा, निरीक्षक वर्ग और मंत्री और उपदेशक। माफ़ी चाहूँगा, मेरे को 6 मैंने मिस्टेक में गलती से बोल दिया। चलिए 7 है ये, इसका ऑप्शन डी सही है। चलिए 10, अभिलेख जिसमें यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, यानी कि किससे पता चलता है कि उनका प्रभाव कहाँ पे था। तो ये रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख है, यहाँ से इसके बारे में पता चलता है। अगले क्वेश्चन पर हम बढ़ेंगे। किस अभिलेख से में कलिंग विजय के बारे में बताया गया है। ये काफ़ी फेमस जो युद्ध है कलिंग विजय, ये किस अभिलेख में बताया गया, तो आपको मैं बता दूं कि कलिंग अभिलेख के बारे में हमें पता कहाँ से चलता है। तो अशोक की, ये जो युद्ध है काफ़ी फेमस है कलिंग युद्ध। ये जो है अशोक के बारे में बताया करता है कि अशोक की कलिंग विजय के बारे में बताया जा रहा है कि इन्होंने और इसके बारे में बताया कहाँ पे जा रहा है, तो वृहद शिलालेख से प्राप्त होते हैं। और हाथी गुम्फा अभिलेख चेदी राजा खारवेल की आत्मकथात्मक स्तुति है। ये गुफा भुवनेश्वर के पास उदयगिरी पहाड़ी पर स्थित है। इसका जो ऑप्शन होगा क्या होगा, ई। ठीक, चलिए हम अगले की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि इसका जो ऑप्शन क्या होगा, डी होगा, सॉरी ई होगा। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। आपको बता दूं कि श्रीलंका उस समय नहीं था सम्मिलित। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था किससे, लकड़ी से। बहुत फेमस क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। ठीक, किससे बना था, लकड़ी से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। मास्की का लघु स्तंभ, रुमेनई स्तंभ, क्वीन स्तंभ, भाबरू। तो इसका जो ऑप्शन है क्या है, भाबरू। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है। बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसमें एक से अधिक है, लगभग सभी मान लीजिए आप क्वेश्चन में। ठीक, चलिए कोई बात नहीं। अपने शिलालेख में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं। प्रियदर्शी, बहुत फेमस है। और आप ये बताएंगे कि प्रियदर्शी के बारे में किसने बताया था, किसने बताया था प्रियदर्शी के बारे में कि अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा क्या है। पाली भाषा की बात होती है, प्राकृत भाषा की बात होती है, हिंदी या संस्कृत। आपको मैं बता दूं प्राकृत भाषा की बात होती है। ठीक, चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा क्या है, अशोक के स्तंभ पर कौन सी लिपि लिखी गई है, तो सामरी लिपि लिखी गई है अशोक के स्तंभ पे। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। अच्छा, जो हड़प्पा सभ्यता है उसकी लिपि किस तरफ लिखी जाती थी, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे अगर आप पढ़ रहे होंगे तो। चलिए इसका क्वेश्चन का जो आंसर होगा हमारे पास में क्या होगा, खरोष्टी। खरोष्टी जो लिपि है कहाँ से लिखी जाती है, लिपि है जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास में क्या है,
निम्नलिखित में से प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है? तो फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो आंसर क्या होगा? खरोष्टी। अशोक के अभिलेखों को पहली बार किनके द्वारा पढ़ा गया था? तो जेम्स प्रिंसेप इसका आंसर है। बिना सोचे समझे टिक लगाइए, कई बार आपने पढ़ा होगा। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो ब्राह्मी लिपि को जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम किसने बनाया था राजधानी? तो चलिए हम चंद्रगुप्त मौर्य ऑप्शन है, चंद्रगुप्त मौर्य इसका ऑप्शन, चंद्रगुप्त मौर्य ए जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो पुष्यमित्र तो नहीं था, इसका जो बृहद्रथ है ये ऑप्शन सही होगा। ठीक। 25 अंतिम मौर्य सम्राट था कौन? अभी हमने बात किया है या नहीं बात किया? अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? जालोक, नंदीवर्धन, अवंती वर्मा, बृहद्रथ। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हमारे पास में रहेगा? तो अंतिम मौर्य जो सम्राट है वो कौन है? अंतिम मौर्य सम्राट की बात करेंगे तो क्या है? बृहद्रथ। क्या है? बृहद्रथ। अभी हमने देखा था यहाँ पे भी और यहाँ पे भी फिर से देखें। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था। अशोक की नीति के कारण ही, परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांश उचित है। ये किसने बताया? इस किसने विश्वास किया? यानी कि वो जो पॉलिसी अपना रहे थे इसकी वजह से क्या हुआ? मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। ये बताने वाले जो व्यक्ति हैं उनका क्या नाम है? तो वैसे तो बात हमने कई बार देखा है, सुना होगा, आपने जब पढ़ा होगा इतिहास के, तो कई बार आपने पढ़ाई करने के दौरान पढ़ा होगा कि इसके बारे में जो है बताया किसने था? तो रोमिला थापर, रोमिला थापड़, इन्होंने इसके बारे में बताया था, रोमिला थापड़ के बारे में। तो अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। मौर्य काल, मौर्य, एक मिनट, एक क्वेश्चन रह गया है। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो बराबर की गुफाओं आजीविकों ने किया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र क्या था? तो तक्षशिला, तक्षशिला विश्वविद्यालय भी बहुत फेमस है, आपको पता होना चाहिए। मैं आपसे पूछता हूँ, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि तक्षशिला कैसे समाप्त हुआ, तक्षशिला विश्वविद्यालय। मौर्योत्तर काल, मौर्योत्तर काल की अब हम बात करते हैं। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था किससे? जावा, सुमात्रा से। चलिए अगले क्वेश्चन। सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की थी? बौद्ध विहार की स्थापना करने वाला कौन था? उसके रखरखाव के लिए दूध तथा द्वारा देवपाल के से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की थी। तो इसका ऑप्शन है बालपुत्र देव। चलिए अगले क्वेश्चन पे, किस अभिलेख में रुद्र दामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? किसमें किसमें किसमें? ए जूनागढ़, ऑप्शन क्या है? ए जूनागढ़। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। चलिए दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील, एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी? आपको पता होना चाहिए कि किसने की थी। तो इसका जो ऑप्शन है रुद्र दामन, रुद्र। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा किसने जारी किया था? विम कडफिसेस, नाम बहुत फेमस है, आपको पता होना चाहिए। कुषाण शासकों के द्वारा व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ करना, भारतीय उपमहाद्वीप में उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। कुषाण शासक विम कडफिसेस को स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन का श्रेय दिया जाता है। आप वैसे पढ़ेंगे कि आपने ज़्यादातर क्या पढ़ा होगा कि आपने पढ़ा होगा कि कुषाण शासकों ने, लेकिन कुषाण शासक में भी किसने? विम कडफिसेस, ये नाम बहुत फेमस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? शुंग वंश के बाद कण्व वंश ने भारत पर राज किया। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग से है। किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या अगला जो टॉपिक है हमारा है गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग। किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की? श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त। तो आपको पता होना चाहिए इसका आंसर क्या है? चंद्रगुप्त द्वितीय। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो समुद्रगुप्त को। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। गुप्त सम्राट किस जिसने हुणों को पराजित किया था, उसका जो आंसर है क्या है? गुप्त साम्राज्य जिसने हुणों को
क्या किया था? पराजित। इसका आंसर होगा हमारा स्कंदगुप्त सी। बड़ा फेमस क्वेश्चन है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा? कुमार गुप्त। कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी। ये बात बताने वाले व्यक्ति कौन है? हाँ, ये बताने वाले व्यक्ति कौन थे कि ह्वेनसांग। ह्वेनसांग ने कुमारगुप्त को शक्रादित्य कहा है, यानी कि इसका जो ऑप्शन हो सकता है क्या हो सकता है? शक्रादित्य भी हो सकता है इसका आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाँ अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है गुप्त। किस समय का है? गुप्त के काल का। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध है? चिकित्सा के लिए, बौद्ध धर्म के लिए, तर्कशास्त्र के लिए। तो इसका आंसर होगा बौद्ध धर्म। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? ह्वेनसांग स्मारक महाविहार, पाली संग्रहालय, तो पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। चलिए अगला हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या था? मुसलमान, सिथियंस, कुषाण, मुगल। तो इसका जो ऑप्शन होगा मुसलमान। नालंदा विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी के अधीन तुर्क मुस्लिम और आक्रमणकारियों के द्वारा नष्ट किया गया था। बहुत फेमस है, कई बार आपने सुना होगा। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिसमें कथन और दूसरा जो है वो कारण है। दोनों के ध्यानपूर्वक पढ़ना है हमें। जैसे ए, 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। सही है या नहीं? ये कथन दिया गया। अब महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था, यानी कि इस कारण क्या ये विनाश हुआ था? तो जो ऑप्शन है ये तो चलो सही है कि 12वीं शताब्दी के आसपास क्या हुआ था? समाप्त हुआ था। तो कथन जो है हमारे पास में क्या है? ए और दोनों जो है हमारे पास में ए और आर सही है, परंतु आर जो है वो ए की सही व्याख्या नहीं करता। जो आर जो हमारे पास में है वो ए का सही व्याख्या नहीं करता। चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं। नालंदा में एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह दक्षिण बिहार में राजगीर के निकट स्थित है। 5वीं सदी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा स्थित विश्वविद्यालय अस्तित्व में है। 12वीं सदी के अंत तक मुसलमान आक्रमण के फलस्वरूप महाविहार का पतन हुआ। बंगाल के पाल शासकों द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को संरक्षण देने के फलस्वरूप नालंदा का महत्व घटने लगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10वां, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फाहियान एक चीनी तीर्थयात्री था जो हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत आया। दूसरा, ह्वेनसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया। तो इसका जो ऑप्शन होगा क्या सही होगा? डी, यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं। दोनों ही हमारे पास में क्या है? गलत है। कौन सा? तो हमारे पास में आंसर इसका सही। चलिए एक और यात्री का नाम आ गया, फाहियान। अभी तक हमने कई सारे यात्रियों के नाम देखे थे जिनमें से फाहियान अब आए। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? चंद्रगुप्त एक, रामगुप्त और श्रीगुप्त। तो इसका जो ऑप्शन होगा क्या होगा? चंद्रगुप्त। तो चलिए, चीनी यात्री सुंग यून ने भारत की यात्रा की थी कब? तो इसका ऑप्शन होगा 545 से 552 ईस्वी, यानी कि चलिए आगे बढ़ते हैं। चीनी यात्री त्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया था लगभग 405, 635 ईसा पूर्व, 637। तो उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो ऑप्शन होगा चीनी यात्री वह क्या था? 671 से 695। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? नगरों का क्रमिक पतन किस काल की विशेषता है? गुप्त काल, प्रतिहार युग, राष्ट्रकूट, सातवाहन युग। तो इसका ऑप्शन है गुप्त काल। गुप्त काल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया गया था? तो इसका जो ऑप्शन होगा क्या होगा? गुप्त काल में बंगाल में ताम्रलिप्ति एक प्रमुख बंदरगाह था। कौन सा? ताम्रलिप्ति। उसके बाद हम बात करते हैं जहाँ से उत्तर भारत के साथ दक्षिण पूर्व एशिया, यानी कि दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, लंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के व्यापार भी होते थे। पश्चिम भारत का प्रमुख बंदरगाह ब्रिगरेज, यानी कि क्या था? ब्रिगरेज। इसको क्या बोलते हैं? भड़ोच भी बोलते हैं। तो इसका जो ऑप्शन होगा क्या होगा? एक से अधिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम जो है अनुदान में दिया था? तो इसका ऑप्शन होगा गुप्त वंश ने। किसने दिया था? गुप्त
वंश। चलिए हम अगले टॉपिक। चलिए, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? अच्छा, आपको मैं बता देता हूँ कि गुप्त युग में ही छोड़ो, कहीं पे भी ज़्यादा से ज़्यादा 1/6 यानी कि 1/3, कभी भी ऑप्शन में ये और ये जो है काफ़ी फेमस है। 1/3 से 1/6 जो भाग है यही लिया जाता था कभी भी टैक्स के रूप में। अगली तरफ बढ़ते हैं। किस प्रकार की भूमि को अपृहत कहा जाता था? तो बिना जोती हुई भूमि को अपृहत कहा जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुप्त काल में शीशे के सिक्के की एक बड़ी संख्या जारी की गई थी। किसके द्वारा? सातवाहनों के द्वारा। किसके द्वारा? सातवाहनों के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन था? तो इसका जो ऑप्शन है हरिसेन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराण में श्री पर्वतीय कहा गया? तो मैं आपको बता दूं कि इक्ष्वाकु को कहा गया है। किसको? इक्ष्वाकु को। वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो वर्धन राजवंश की स्थापना पुष्यभूति ने की थी। अगले क्वेश्चन, कवि बाण निवास जो है कहाँ था? तो कवि जो निवास बाण है इनमें से स्थापना का तो नहीं दिया गया, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि कवि जो निवास है हमारे पास में क्या है, इसका जो ऑप्शन है क्या है, कब ये जो है संबंधित है किससे? बाणभट्ट का, बाणभट्ट से संबंधित है। बाणभट्ट का जन्म बिहार में सोन नदी के किनारे हुआ था। तो प्रीतिकुटा नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या है? चित्रभानु। और माता का नाम क्या है? राजदेवी। चलिए कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन। चलिए, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो इसका ऑप्शन होगा ह्वेनसांग। अच्छा, ये सभी के बारे में आप पढ़ लेना एक बार। जितने भी चीनी यात्री थे, जितने भी यात्री वगैरह आया करते थे, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए, सही जानकारी होनी चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने हर्ष के समय असम पर शासन किया था? तो इसका ऑप्शन होगा भास्कर वर्मन। भास्कर वर्मन। अगला क्वेश्चन है, ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था? तो इसका ऑप्शन होगा मथुरा। 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान भारत का कौन शासक था जो बौद्ध धर्म के संरक्षण और सांस्कृतिक गतिविधियों का समर्थन के लिए जाना जाता था? तो इसका ऑप्शन हमारे पास में होगा क्या? बी, हर्ष। कौन है? हर्ष। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो चीनी यात्री ह्वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। अच्छा, ये जितने भी यात्री थे इन्हीं चीज़। गुप्त वाकाटक युग में तार्किक तर्क और बहस पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारतीय दर्शन के किस महत्वपूर्ण स्कूल का विकास हुआ था? तो किस स्कूल का विकास हुआ? तो वैशेषिक लिखा हुआ है यहाँ पे। वैशेषिक थोड़ा सा धुंधला हो चुका है, वैशेषिक लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ वैशेषिक। प्राचीन भारत में स्थापत्य कला, ये नया टॉपिक चालू हो रहा है। प्राचीन भारत में स्थापत्य कला। खुद खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी कौन थे? तो खजुराहो में के सहयोगी थे चंदेल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कला की गंधार शैली किस समय में फली फूली? तो कला की गंधार शैली कुषाणों के समय में फली। चलिए अगला क्वेश्चन है, कला की गंधार शैली निम्न समय में फली फूली। तो अभी मैंने बताया कि कुषाणों के समय में। दोबारा से रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर, इलाहाबाद प्रयागराज के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियाँ किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? तो ये आपको बताता हूँ, ये गुप्त कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं। बोधिसत्व पद्मपाणि की पेंटिंग स्थित है कहाँ पे? तो अजंता में। अच्छा, अजंता जो है काफ़ी फेमस है, अजंता और एलोरा। इसको बारे में आप एक बार पढ़ लेना अलग से कि अजंता और। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें विधवा दहन का उदाहरण मिलता है? किसमें विधवा दहन? चलिए इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि कहाँ पे ये विधवा दहन के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है विधवा दहन के बारे में। तो इसका जो ऑप्शन होगा भानुगुप्त का एरण स्तंभ, यानी कि जो सी ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही है। भानुगुप्त के एरण अभिलेख से विधवा दहन अर्थात सती का उदाहरण मिलता है। इस अभिलेख में किसी भोजराज नामक सेनापति की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख है, यानी कि यहाँ पे पहली बार सती प्रथा की बात हो रही है। कौन से राजा से? तो राजा का नाम है भोजराज। खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी कौन थे? तो चंदेल जो थे वो सहयोगी थे। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, बराबुदुर विश्व में सबसे अद्भुत स्तूप और इसकी मूर्ति और मूर्तिकला किसका शानदार उदाहरण है? तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये किसका उदाहरण है। तो ये भारत
जावा कला है, क्या है, भारत जावा कला, ऑप्शन डी इज राइट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्धन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था? तो मैं आपको बता दूं कि समुद्रगुप्त के पास में इन्होंने मिशनरी भेजा था। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी इज राइट। अगला जो टॉपिक है हमारे पास में दक्षिण भारत यानी कि चोल, चालुक्य और पल्लव एवं संगम की बात हो रही है। तो आपको इनके बारे में अब हम बात करेंगे। चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो चोल वंश का संस्थापक आपको पता, वैसे चोल वंश का संस्थापक पता होना चाहिए, ना पता हो तो इसका एक बार रिवीजन आप करने की कोशिश करिएगा कि चोल वंश का संस्थापक कौन है। तो चोल वंश का संस्थापक कौन है? चोल वंश का संस्थापक कौन है? विजयालय। विजयालय, ऑप्शन ए इज राइट, विजयालय। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध है? चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चोल काल आपको बता दो कि ग्राम पंचायत के लिए, ग्राम पंचायत की बात जो हम आज करते हैं वो चोल काल के उसमें फेमस है इसके लिए। अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास में क्या है? अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास में थर्ड क्वेश्चन की बात हम करते हैं कि कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो अभी हमने देखा था कि कौन सा? चोल, जिसमें हमने ग्राम पंचायत की बात करी थी। कैलाशनाथ मंदिर किस वंश ने और किस राज्य में बनवाया था? तो कैलाशनाथ मंदिर चोल और तमिलनाडु, ठीक है, चोल ने बनवाया था कहाँ पे? तो तमिलनाडु में। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कांचीपुरम में स्थित है? तो निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कांचीपुरम में स्थित है? तो ऑप्शन इज डी इज राइट, एकाम्बरेश्वरार मंदिर। एकाम्बरेश्वरार मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो ये कांचीपुरम में स्थित है। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस राजा के द्वारा किया गया था? तो इसका ऑप्शन जो है राजराज एक यानी कि राजराज प्रथम के द्वारा ये स्थापना किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से चेर राजवंश की राजधानी कौन सी थी? तो निम्नलिखित में से चेर राजवंश की राजधानी क्या थी? कुरवूर या करूर, दोनों ही ऑप्शन। निम्नलिखित में से राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य से नहीं हुआ है, यानी कि संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो कौन सा ऑप्शन होगा? इसका ऑप्शन होगा कदम। बाकी सबका किस में है? संगम साहित्य में उल्लेख हुआ है। चलिए अगला हम प्रश्न की तरफ। संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात है? तो संगम युग में उरैयूर जो है कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है, कपास के व्यापार का। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वारा क्या कहलाते हैं? आकर्षक द्वार जो हो क्या कहलाते हैं? तो इसका जो ऑप्शन होगा गोपुरम। गोपुरम काफ़ी फेमस है, काफ़ी फेमस गोपुरम, ठीक, ये आपको अक्सर मिलेगा नाम सुनने के लिए। रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किए थे? तो रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध चेर ने स्थापित किए थे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक, बहुत फेमस नाम है अब्दुल रज्जाक, भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? तो अब्दुल रज्जाक किस शासनकाल में आया था? तो सी ऑप्शन इज राइट, देवराय द्वितीय, देवराय द्वितीय के शासनकाल। अगला टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार। प्राचीन साहित्य एवं साहित्य। निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो किसने किसने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो आपको इसके बारे में क्या पता है? तो ऑप्शन डी इज राइट, वैशेषिक। ये पहले भी आया हुआ था, एक बार हमने अभी ऑप्शन देखा था कि वैशेषिक, थोड़ा धुंधला दिख रहा था उस वाले में, आपको याद हो तो वैशेषिक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कालिदास के कुमार संभवम में किस पौराणिक चरित्र के बारे में बताया गया है? तो चलिए ऑप्शन इसका हम देख। ऑप्शन बी इज राइट, कार्तिकेय इज राइट आंसर। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त है। विशाख दत्त जो है वो मुद्रा राक्षस के लेखक है। मैगस्थनीज की पुस्तक का नाम पहले भी हमने बात किया था, इंडिका। मैगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ। इंडिका का लेखक कौन है? तो अभी हमने देखा मैगस्थनीज। देखो कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ये कुछ पुस्तकों के नाम है, बृहद संहिता, मूसिका मसा, ठीक है। इनके हम एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। बृहद संहिता ब्राह्मीर के द्वारा लिखा हुआ है। मूसिका मसा अतुला के द्वारा, राजंत्रगिनी कल्हण के द्वारा, विक्रमंग देव चरित्र जो है विल्हन के द्वारा लिखा गया। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन हमारे पास में ये मिल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं।
कौटिल्य और इनकी पुस्तक का लिखा हुआ है, तो एक ऑप्शन अभी अगर आपको पता होगा तो आप उससे पूरे निकाल सकते हैं। जैसे कौटिल्य की जो है वो अर्थशास्त्र के लेखक हैं, तो ए से हमें पता चल गया ए का ऑप्शन क्या होगा, 2। तो ए इज़ राइट आंसर, और किसी में ए का आंसर जो है हमारे पास में 2 है ही नहीं। कल्हण की पुस्तक का नाम क्या है, तो कल्हण की पुस्तक का नाम है राजतंत्र गिणी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। चलिए फिर अगला क्वेश्चन भी फिर से सेम है, कल्हण की पुस्तक का नाम क्या है, तो अभी हमने देखा था राजतंत्र गिणी। अदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में स्थित है, तो अदंतपुर जो है वो बिहार में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट है, पहले भी हमने देखा था कि किस काल में है, तो इसका ऑप्शन है उत्तर वैदिक काल में। कहाँ पे, सॉरी, धर्मशास्त्र के समय में। कहाँ पे, धर्मशास्त्र, माफ़ी चाहूँगा। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक का लेखक कौन था, अर्थशास्त्र पुस्तक का नाम का पुस्तक लेखक कौन था, तो अर्थशास्त्र का आप हमने बात किया कौटिल्य। अच्छा, कहीं पे चाणक्य हो तो भी वो आंसर गलत नहीं है, वो भी सही है। इतिहास के प्राचीन और मध्ययुगीन काल के राजाओं और उनके द्वारा लिखी गई रचनाओं का सही मिलान किस तरीके से होगा। चलिए अब हम इसका सही मिलान हम देखते हैं। तो महेंद्र वर्मन मत विलास प्रहसन, यानी कि ये ऑप्शन जो है हमारे पास में सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास में आता है पेरिप्लस ऑफ द, अच्छा इसका जो ऑप्शन का आंसर था ये इस तरीके से, आप चाहे तो इसका एक बार देख सकते हैं, लिख सकते हैं कहीं पे। चलिए मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ, इसको सही तरीके से आप इसको नोट कर सकते हैं कहीं पे। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी किसने लिखी थी, तो पेरिप्लस इसका जो राइटर है इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आंसर क्या होगा, तो इसका मैं आपको आंसर बताता हूँ। इसका आंसर है अलेक्जेंड्रिया है, अलेक्जेंड्रिया ने लिखा था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी पर अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ज्योग्राफी का क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर मिलेगा पहली बार। चलिए हम देखते हैं कि इसका जो ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन जो है इसमें आर्यभट्ट जो है बहुत बढ़िया आंसर और सटीक आंसर है, आर्यभट्ट बहुत फेमस आंसर है। इन इससे कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए बहुत फेमस था, तो आपको मैं बता दूं कि औषधि के लिए कौन फेमस था, तो सुश्रुत को शल्य क्रिया का जनक कहा जाता है, ठीक है। सुश्रुत को शल्य क्रिया का जनक कहा जाता है। और दूसरा जो है हम देखेंगे, कहीं ना कहीं हम किसका नाम देखेंगे, तो ये काशी के रहने वाले थे। इनका काल लगभग 600 ईसा पूर्व माना जाता है। और ऋग्वेद कालीन ऋषि थे, और शौनक जो थे वो ऋग्वेद कालीन ऋषि थे। शूद्रक गुप्तकालीन नाटककार थे, कौन, शूद्रक। और कई जगहों पे इसका जो आंसर है वो ए माना जाता है सही, तो इस पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, डाउट है। एक बार आप इसका चेक कर लेना, गूगल वगैरह पे किसी भी तरीके से इसका आंसर जो है वो चेक कर लेना, इस पर डाउट है। इनमें से कौन गुप्त काल और औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं, तो ऑप्शन ई अभी हमने फिर से देखा था। ऑप्शन इसमें भी कुछ उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या देखें। ज्ञातव्य है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने अंतिम उत्तर पत्रक में इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए माना है, यानी कि इस पर भी कन्फ्यूज़न है, ठीक। कवि बाण निवासी थे, यानी कि अभी हमने देखा था कि कवि बाण भट्ट की बात हुई थी, ये कहाँ के निवासी थे, पाटलिपुत्र, ठीक। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है, पृथ्वीराज रासो चंद्रबाई चिदम्बरम दाई नाम है इनका, ठीक है, चिदम्बर दाई, ठीक। पृथ्वीराज रासो के लेखक, अभी फिर से क्वेश्चन था, मतलब ये दो बार पूछा गया है अलग अलग जगहों पे। ये 43 बीपीएससी में, ये 43 बीपीएससी प्री 1990, अच्छा रिपीट हो गया ये क्वेश्चन, कोई बात नहीं, माफ़ी चाहेंगे, ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो चुका है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। पृथ्वीराज रासो के पुस्तक के लेखक द्वारा लिखी गई है, तो अभी हमने देखा चिदम्बर दाई के द्वारा 2005, ये बीपीएससी सीडीपीओ में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। स्वप्न वासवदत्ता के लेखक कौन हैं, तो इसका ऑप्शन है भास। चलिए कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है, तो इसका ऑप्शन होगा हमारे पास में कालिदास। चलिए आगे बढ़ते हैं। किराता जोनीय पुस्तक किसने लिखा है, किराता जोनीय पुस्तक किसने लिखी है, आपको मैं बता दूं कि इसका जो ऑप्शन है इस पर कई बार कन्फ्यूज़न ही है, ठीक है।
लेकिन इसका जो लेखक है कौन है, भारवी, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट। ठीक है, उस स्रोत का नाम बदला है जो प्राचीन भारत के व्यापारिक भागों पर मौन है। उसका ऑप्शन का आंसर है मिलिंद पन्हू। मिलिंद पन्हू, मिलिंद पन्हू आंसर राइट है। हर्षरित नामक पुस्तक के लेखक कौन है, हर्षरित का जो लेखक है वो बाणभट्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो है ये मिलान करना है, तो आपको बता देता हूँ कि कौन कौन किस किस से संबंधित है। तो जो चरक है वो किससे संबंधित है, जो चरक है वो चिकित्सा से संबंधित है, यानी कि ए का 2। देखते हैं अगर कोई ऑप्शन में ए का 2 होगा तो वही आंसर सही होगा। ए का 2 क्या है, बी वाला ऑप्शन, यानी कि एक से काम बन जाएगा आपका, कोई भी एक क्वेश्चन का आंसर पता। चलिए फिर भी हम आगे का पूरा देख लेते हैं। जो चरक है वो चिकित्सा से, ब्रह्मगुप्त जो है गणित से, ब्राह्मणमिहिर जो है वो ज्योतिष से, विशाख दत्त जो है वो नाटककार से संबंधित है। राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक जो है वो नीतिसार किसके द्वारा लिखी गई है, तो सी जो ऑप्शन कामंदक है इनके द्वारा लिखी गई है। चलिए अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। अमरकोश के अनुसार भूमि के प्रकारों पर विचार करें। ठीक, अमरकोश के अनुसार भूमि के प्रकारों पर विचार करना है। चलिए देखते हैं कि क्या है। ए उर्वरा उपजाऊ, अमरकोश के अनुसार भूमि के प्रकारों पर विचार, उर्वरा उपजाऊ। बी मरु रेगिस्तान, सात बला घास, देवमात्रिक वर्ष से संचित। चलिए देखते हैं कि कौन सा सही है। ऑप्शन जो है इसमें कई सारे क्वेश्चन के आंसर हो सकते हैं, ठीक है, तो इस पर कन्फ्यूज़न नहीं है, लेकिन इसमें एक से अधिक आंसर है, ठीक, यूँ मान के रहिए। ठीक, यानी कि सभी आंसर भी अगर बोला जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, सभी आंसर भी हम बोल देंगे। राजा प्रवरसेन के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। वह वाकाटक वंश का वास्तविक संस्थापक था। उनका साम्राज्य उत्तर में बुंदेलखंड से लेकर दक्षिण में हैदराबाद तक था। वह अपने पिता विंध्य शक्ति के उत्तराधिकारी बने। उनका उल्लेख पुराणों में मिलता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, तो आपको मैं बता दूं कि कौन सा कथन सही है। तो उपरोक्त में से एक से अधिक कथन इसके सही है, यानी कि इसका ऑप्शन जो है वो डी सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे टॉपिक पे आते हैं, पूर्व मध्यकाल। अब हम जो है पूर्व मध्यकाल, मध्यकाल से पहले का। कर्नाटक वंश के संस्थापक का नाम क्या है, कर्नाटक वंश का नान्यदेव जो वो संस्थापक का नाम है। चलिए क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कर्नाटक वंश का अंतिम शासक कौन है, तो कर्नाटक वंश का अंतिम शासक ए ऑप्शन इज राइट, हरि सिंह। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में क्या ऑप्शन सही है, तो मैं आपको बता दूँ, इस पे हम बात ही कर लेते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासक धर्मपाल ने की थी। वह बिहार के वर्तमान भागलपुर जिले में अवस्थित था। इस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म की तंत्रयान शाखा वज्रयान का सर्वाधिक प्रभाव था। इसके अतिरिक्त इस विश्वविद्यालय में खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून विधि, व्याकरण और दर्शन शास्त्र जैसे अन्य विषय भी पढ़ाए जाते थे। 12वीं शताब्दी के अंत में इस विश्वविद्यालय को मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी के द्वारा नष्ट कर दिया गया था। किसके द्वारा, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। ठीक है, तो ये बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित है। जाहिर सी बात है, बिल्कुल ऑप्शन राइट है, गलत है, सही है। कौन सा कथन ये बांका जिला में होगा, मैं आपको बताता हूँ कि बांका जिला में बिल्कुल भी नहीं होगा। चलिए अभी हमने देखा ना कि कहाँ पे है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय महाविहार की स्थापना पाल शासक धर्मपाल ने की थी। यह बिहार के भागलपुर जिले में, कहाँ पे, भागलपुर में, ना कि बांका। इसकी स्थापना पाल वंश के द्वारा राजा गोपाल प्रथम ने की थी, नहीं, बौद्ध धर्म के वज्रयान, यानी कि इसका ऑप्शन जो है वो गलत कौन सा होगा, 1 और 2, बाकी जो 3 और 4 जो है उसका ऑप्शन जो है वो सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की थी, तो अभी हमने देखा था कि धर्मपाल ने की थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित था, तो धर्मपाल के द्वारा। हमने देखा विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम धर्मपाल। चलिए कई बार क्वेश्चन पूछा गया, मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान हुआ, तो कर्नाट राजवंश के शासनकाल में। औदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्नलिखित के किस राज्य में अवस्थित है, तो मैं आपको बता दूं कि इसका ऑप्शन जो है देख लेते हैं। औदंतपुर, जिसे उदयनापुर भी कहा जाता है, प्राचीन काल में एक प्रमुख शिक्षा केंद्र है। यह बिहार राज्य में अवस्थित था। इसकी स्थापना पाल वंश के प्रथम शासक ने की थी। तो बिहार राइट आंसर।
कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था। कश्मीर का अकबर किसे कहते हैं? तो कश्मीर का अकबर जो है वो किसे कहते हैं? सुल्तान जैनुल आबिदीन को कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास में नहीं है अभी। अगले क्वेश्चन तक हम आते आते अब हमने आज क्या कंप्लीट कर लिया? एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री हमने कंप्लीट कर लिया। अब अगला जो टॉपिक होगा हमारा, आप या तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि क्या चाहते हैं, या तो फिर हम अगला जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करेंगे। आज हमने एंशिएंट हिस्ट्री पूरा कंप्लीट कर लिया।